ફરી એક વખત આ મંચ પર આ વર્ગખંડમાં સ્વાગત કરું છું. અગાઉ રિસર્ચના સંદર્ભમાં જે મિત્રોએ તમને સાંભળ્યા છે એ બધા પણ આજે પાછા આ વર્ગખંડમાં આવી ગયા છે. મેં એમને કીધું હતું કે તમને અનુકૂળ હોય તો તમે બધા આવજો. તો એ બધા મિત્રો પણ છે. બોટાદના થોડા મિત્રો પણ છે, જે બોટાદકર કોલેજમાં ભણી રહ્યા છે એ મિત્રો પણ છે. તમારામાંના કેટલાક મિત્રોએ બિંદુબેનની બાંધણીની વાર્તાઓ વાંચવામાં આવી હશે, ભણ્યા હશો. હવે ભણાવવા જશો ત્યારે પણ ક્યાંક ભણાવવાની આવશે. અખે પાત્ર પણ તમારા અભ્યાસનો એક ભાગ બને છે. SYBA ના અભ્યાસક્રમમાં તમારે આવતા સત્રોમાં એના વિશે પણ સમજવાનું છે. તો એવા એક લેખિકા આજે કથન કળાના સંદર્ભમાં તમારી સાથે વાત કરી રહ્યા છે. એનો આનંદ તમારા બધા વતી વ્યક્ત કરીને હું એમને નિમંત્રણ આપું છું કે તમારી સાથે વાત કરે. आदरणीय बिंदुबेन, थैंक यू, धन्यवाद। अगर अनुमति हो तो मैं हिंदी में बात करूं? जी जरूर जरूर। वैसे अगर रघुवीर भाई होते तो कहते कि तुम तो गुजराती की लेखिका और तुम्हें पहले गुजराती में बात करनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदी कहानी की बात कर रही हूँ मैं प्रेमचंद की, और दूसरा ये अगर हिंदी में बात करूंगी तो बात और दूसरे लोगों तक भी जाएगी। ये भी मेरे मन में थोड़ा स्वार्थ है, इसलिए आपकी अनुमति से मैं हिंदी में बात करूंगी। अच्छा, मैं दिख रही हूँ आपको? हेलो? जी बराबर, बिल्कुल दिख रही है आप। अब मुझे मैं नहीं दिख रही हूँ, इसलिए थोड़ा वो छोटे से कुछ हिस्से में दिख रही हूँ। नहीं, तो क्या आप जो फ्रेम में आप है वो सही है और एकदम आवाज भी अच्छी आ रही है। बिल्कुल अच्छा, बराबर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई, क्योंकि वो जो संजीवनी बूटी है मेरी, तो वो है मेरे छात्र। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप अध्यापक हैं, लेखिका है, गृहिणी है, तो आपको सबसे पहले क्या होना पसंद है? तो मैंने कहा अध्यापक होना। और इन दिनों तो मैं बहुत उसकी कमी बहुत मुझे खल रही है, क्योंकि अब मैं निवृत्त हो गई हूँ। पर आप जैसे दोस्तों की वजह से मैं हरदम अध्यापक बनी रहूंगी और वही मेरी संजीवनी रहेगी। बहरहाल, बात हम कर रहे हैं कथन कला। मुझे याद आ रहे हैं मेरे वो दिन जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, और मेरी एक सहेली थी, अभी भी है, वो इंदौर में रहती है। अच्छा, मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक था। हर गुरुवार को मैं फिल्म देखने जाती थी। लिम्बड़ी में हर शुक्रवार को नई फिल्म आती थी और मैं गुरुवार शाम को, हम लोग बिना नागा किए जाते थे। अच्छा, आने के बाद दूसरे दिन वो लड़की मुझे पूछती कि तुमने कौन सी फिल्म देखी, फिर मैं उसको पूरी कहानी बताती। और वो आज भी याद करती कि तू जैसे जैसे फिल्म की कहानी बताती थी, तो मेरा मन में यही था कि मानो वो फिल्म मेरे सामने घटित हो रही है। तो आप जब ये बात कर रहे हैं कि कथन कला, हाउ टू नरेट, कैसे कहना, आपको मालूम ही है साहित्य के छात्रों को कि क्या कहना, उसके विषय तो अपार है इस संसार में। इस ब्रह्मांड के सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन उसको कैसे कहा जाए, तो उसके लिए लेखक जो है उसकी सज्जता क्या होती है। तो मैं इस एक उदाहरण से बात करूंगी, फिर बीच में अपनी कहानी का भी जिक्र आएगा तो वो भी करूंगी। लेकिन मेरे मन में एक कहानी बरसों से मुझे हॉन्ट कर रही है, और वो कहानी है कफन, प्रेमचंद की कहानी कफन। अब गजब ये है कि ये कहानी 12वीं क्लास में भी है पाठ्यक्रम में, ये कहानी TYBA में भी है, ये कहानी MA में भी है। अब एक ही कहानी 3 जगह पढ़ाई जा रही है। तो अब आप ही सोचिए कि एक कहानी क्या 12वीं के स्तर की है, वही कहानी MA के BA के स्तर की हो सकती है। तो मैं आज आपको बताऊं कि वो कहानी मेरे जैसे PhD के छात्रों के लिए भी उस स्तर की हो सकती है। ऐसा मैंने पढ़ाते पढ़ाते अनुभव किया। बात कफन की हो रही है। कफन के बारे में उमाशंकर जोशी ने अद्भुत लिखा है गुजराती में, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा आप लोग। आपने शायद गुलजार की वो धारावाहिक, उनका जो प्रेमचंद की कहानियों पर उन्होंने बनाया था, वो भी देखा, उसमें कफन कहानी थी। अच्छा, ये कफन कहानी है, उसके पहले मैं आपको प्रेमचंद के बारे में 2 बातें बता कि प्रेमचंद ऐसा मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, केवल कला नहीं, वो एक मशाल है।
जो सारी दुनिया को दिशा दिखा सकती है। अगुआ है साहित्य का, वो किसी का पिछलग्गू नहीं है, दुम नहीं है वो। दूसरा ये कि हर रचना का एक प्रयोजन होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। और स्वाभाविक है कि प्रेमचंद पर तॉल्स्टॉय का प्रभाव रहा, उन पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव रहा, गांधी जी का भी प्रभाव रहा, तो वो साहित्य को हमेशा प्रयोजन से जोड़ते रहे। लेकिन कहते हैं कि लगभग 1936 तक आते आते प्रेमचंद का जो आदर्शवाद था, उनके आदर्शवाद को एक और लेबल लगाया गया था कि ऐसा उनका आदर्शवाद है जो पहले यथार्थ की बात करता है, फिर समाधान आदर्श में खोजता है। समस्या कहाँ है? कि वास्तव में है, हमारे सामने। अब समस्या का समाधान कहाँ ढूंढेंगे हम? गोवर्धन राम की तरह कल्याण ग्राम में, एक यूटोपिया में प्रेमचंद भी समस्या का समाधान खोजते रहे। पर इन कहानियों तक आते आते एक उनकी मेरे ख्याल से दो कहानियां खास तो, पूस की एक रात और कफन, ये दोनों कहानियां ऐसी है जिसमें उनका आदर्शवाद बिल्कुल नजर नहीं आता। यहाँ तक कि गोदान में भी हम देखते हैं कि गोदान का अंत भी अत्यंत करुण है। गोदान से धारावाहिक भी आपने देखा होगा, पंकज कपूर उसमें थे। और मेरे ख्याल से सुरेखा सीकरी थी उसमें, धनिया की भूमिका निभा रही। मुझे याद है कि उस दिन वो सीरियल खत्म हुआ, पूरा हुआ, और पूरी रात में और मेरे पति सो नहीं पाए थे। इतना करुण कि आप पूरे अंदर से ऊपर नीचे हो जाए, आपकी चूल्हे हिल जाए, आपकी जड़ें हिल जाए, ऐसी। तो प्रेमचंद में ऐसा क्या हुआ कि वो क्यों अंत में घोर वास्तव की ओर गए? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उन्होंने ये भी देखा कि समाज में जो शोषक है वो तो पहले से ही दंभी है, उसमें केवल स्वार्थ है। ये जो पूंजीवादी है, जो सामंतवादी है, वो तो बिल्कुल वैसे ही, उनके नाम पर कोई खास उम्मीद हमको नजर नहीं आती। लेकिन जो वंचित है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, तो हमेशा प्रेमचंद उनका पक्ष लेते रहे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि ये जो शोषित है उनमें भी बहुत सारे अंतर विरोध है। उनकी इस परिस्थिति के लिए वो भी कहीं जिम्मेदार है क्या, प्रश्न करते हैं। तो कफन कहानी में लेखक ने कोई एक स्टैंड नहीं लिया, वो किसी का वकील नहीं बना। और जब आप किसी का वकील नहीं बनते तब आपको सबसे पहले चुनना होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू, कथन केंद्र। आप किस जगह पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपको तय करना पड़ेगा। तो प्रेमचंद ने एक ऐसी जमीन चुनी, एक ऐसा दृष्टिकोण चुना जहां से वो दोनों ओर देख रहे थे, शोषित का पक्ष भी देख रहे थे और शोषक का पक्ष भी देख रहे थे, अमीरों और धनवानों और जमींदारों का पक्ष देख रहे थे और गरीब मजदूर उनका भी पक्ष देख रहे थे। तो इस कहानी में प्रेमचंद ने पहले से ही अपना स्टैंड, अपनी जगह बना ली है। वो एक ऐसे एंगल पर खड़े हैं जहां से वो दोनों चीजों को देख रहे हैं। अगर आप कहें तो इसको कहेंगे हम सर्वज्ञ का दृष्टिकोण, ओमनीशियन, जो हर जगह है, उसको कहें हम तृतीय पुरुष दृष्टिकोण। इस तरह से उन्होंने कहानी को प्रारंभ किया। तो दृष्टिकोण का चुनाव जो है वो लेखक की एक प्रकार से अपनी बात कहने का, बिल्कुल उसको वजन देने का एक अभिगम है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने एक कहानी लिखी अभिनंदन नाम, तो उसमें उसमें मैंने जो दृष्टिकोण चुना, तो उसमें वो नायिका है, उसकी दृष्टि से वो कहानी को मैं कह रही हूँ। वो स्त्री है और स्त्री के बारे में बात कर रही है। और आपको बता दूं कि उस मिथ की तरह नहीं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, नहीं, उस मिथ को तोड़ते हुए वो स्त्री स्त्री के बारे में बिल्कुल समभाव और सहानुभूति से बात कर। तो लेखक जब दृष्टिकोण चुनता है तो उसकी अपनी एक जगह बन जाती है कि अब मुझे यहां से इस चीज को देखना है। अच्छा, देखना तो तय हो गया, अब क्या देखेंगे? सामने तो बहुत कुछ है, तो आपको कुछ चुनना होगा। यू हैव टू सिलेक्ट। कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ स्थान, समय। आप देखिए कि कहानी में जब लेखक समय का चुनाव करता है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस समय कहानी कहा कह रहा है और कितने घंटे की कहानी कह रहा है।
हमने ऐसी बहुत सारी फिल्में भी देखी है जो फ्लैशबैक में पिछले 10 साल की कथा सुना रही हो केवल 3 घंटे में, है ना। पीठ झपका जिसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल समय होता है, लेकिन यहाँ फिजिकल समय है, लीनियर समय, 1 2 3 4, रात हुई है और फिर भोर होगी और फिर शाम होगी, इतना समय इस कहानी में। मैं उस कहानी का आरंभ आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। अब मुझे पहले, मैं है ना इस तरह से नहीं देखती थी चीजों। जब मैंने लिखना शुरू किया तब मुझे पता चला कि एक लेखक कितनी सजगता से कहानी को कैसे आरंभ करता है। वो जो समय चुनता है, वो जो वर्णन करता है, वो धीरे धीरे उस कहानी की बात को, उसके प्रयोजन को, जो भी उसका लक्ष्य है, उसको धीरे धीरे पुष्ट करता हो, उसको पूरी कहानी को अंत की ओर ले जाता है। तो ये क्रमशः विकास है कहानी का, वो हमको शुरू से दिखता है। बात है, झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। बुझा हुआ अलाव, ठरी गयेलू तापण, और झोपड़े के बाहर बैठे हैं बाप और बेटा। अब झोपड़ा समझ में आ गया, हमारे सामने दृश्य आ गया कि वो कौन सा विस्तार होगा। और अलाव कैसा है? बुझ गया। ये अलाव यहाँ क्यों आया? अलाव मतलब अग्नि। अग्नि का सबसे पवित्र उपयोग होता है चूल्हे में, जिससे हमको जीवन रस मिलता है। लेकिन जब चूल्हा ठंडा हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण स्थिति होगी कि जब चूल्हा ठंडा है। मुझे नागार्जुन की एक कविता याद आ रही। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अकाल के दिन है और वो चक्की, घंटी, कई दिनों तक चक्की रोई, कोई दाना ही नहीं तो पीसो क्या। चूल्हा रहा उदास, बिल्कुल उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जिस रसोई घर में ठंडे चूल्हे के पास जाकर कुतिया बैठती है, उसकी दरिद्रता की क्या सीमा होगी। तो यहाँ अलाव है लेकिन बुझा हुआ। अब एक और ये, आज मेरी बिंदिया मुझसे नाराज लग रही है, खैर कोई बात। तो वो अलाव बुझा हुआ। तो ये अलाव जीजी विशा का अलाव है जो बुझ चुका है। ये अलाव मनुष्यता का अलाव है जो बुझ चुका है। ये इंसानियत का अलाव है जो बुझ चुका है। क्योंकि आगे का वर्णन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे बात आपसे करनी। असल में ये बाप बेटा, घीसू बाप और माधो बेटा, दोनों बैठे हुए बुझे हुए अलाव के पास। और झोपड़े में माधव की पत्नी बुधिया चीख रही है प्रसव वेदना से, और दोनों बाहर बैठे हैं शांति से। और कैसे लेटे हुए हैं? अजगर जैसे गेंडुली मार के सोता है ना, वैसे। आप लोग जानते हैं कि प्राणियों में सबसे सुस्त अजगर जो है, इसलिए तो कहा ना, अजगर करे न चाक करी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर जैसे ये दोनों बाप और बेटा। अच्छा, दोनों क्यों बैठे हैं बुझे हुए अलाव के पास? दोनों वहां से हट नहीं रहे हैं, क्योंकि अलाव में उन्होंने दूसरे के खेतों से खोद कर लाए हुए, चुराए हुए आलू सेकने डाले हैं। वही खाना है आज तो, क्योंकि बुधिया तो बीमार है, वो तो रोटी पकाने वाली नहीं है। तो इस स्थिति में दोनों ये सोच रहे हैं कि अगर एक अंदर जाएगा तो दूसरा जो है बाकी बचे आलू साफ कर दे। अब आप सोचिए, ये पिता और पुत्र का संबंध है। सोचिए, पुत्र और पत्नी, उसकी पत्नी का संबंध है, बहू। सोचिए, ससुर और बहू का संबंध है। ये तीनों रिश्ते किस हद तक बुझ गए हैं, किस हद तक स्वार्थ की खाई में, गर्ता में गिर गए हैं, कि दोनों यही डर रहे हैं कि खिसकेगा तो ये खा जाएगा, ये जाएगा तो ये। तो भूख ने इनको किस हद तक कहाँ पहुंचा दिया। अब आपको याद आएगा पन्नालाल पटेल की मानवी की भवाई का वो दृश्य, जब एक दृश्य था कि एक स्त्री कुछ खा रही थी और नायक कहता है कि क्या खा रही थी, कोई प्राणी या शायद बच्चा। ये भूख ने यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन
वहां तो अकाल है, पन्नालाल के यहाँ तो हम समझ सकते हैं कि भीषण अकाल है, लेकिन यहाँ अकाल नहीं है। बिल्कुल निठल्ले निकम्मे ऐसे निखट्टू ये बाप बेटा। उनकी गांव में यही प्रसिद्धि है कि अगर आपको कोई नहीं मिलता मजदूर के में, तब जाकर इनको बुलाइए, क्योंकि वो आधे दिन का काम 2 दिन में करेंगे, इतने निकम्मे हैं, कामचोर है। उनकी गरीबी का कारण एक ये भी है, केवल ये नहीं कि गांव के जमींदार उनका शोषण कर, ऐसा नहीं है, इनमें भी वो कुछ अंतर विरोध है जिसके कारण उनकी गरीबी इस हद तक बढ़ गई है। अच्छा, ये आज तक तो बुधिया कहीं से कुछ भी जुटा कर काम करके इन दोनों का पेट भरती रही, अब बुधिया मर रही है, फिर भी इन दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसी स्थिति में अब दोनों बातें कर रहे हैं, बोलो बातें किसकी कर रहे हैं? दोनों भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, और याद कर रहे हैं पुरानी दावतें। और माधु पूछता है बाप से कि आप कई बार बताते थे कि जमींदार के यहाँ गए थे, आप दावत पर गए। अरे क्या बताऊं, क्या खाया था, क्या खिलाया था, सब वानगियों की बातें हो रही है, खाने पीने की। अब देखिए लेखक कितना, कहाँ से शुरू किया है, अलाव के बाद वो भोजन समारंभ दावत तक आया है, धीरे धीरे घटना इसमें शुरू में जो है वो केवल यही बातें ही हो रही है, संवाद से ही कहानी आगे चल रही है, और वही संवाद आगे चलकर उस कहानी का अंत तय करने वाला है। जलेबियां, पूड़ियां, इसकी बातें हो रही है, और माधव के मुंह में पानी आ रहा है। अब आखिर अंत में बुधिया मर जाती, उसका बच्चा उसके पेट में ही मर जाता। उमाशंकर ने लिखा है कि एक जीवन इस तरह से वहीं खत्म। शायद वो बच्चा आता, शायद वो बच्चा इन बाप बेटों और माँ तीनों का सहारा बनता, लेकिन वो भी नहीं गिरा। यानी बिल्कुल हताशा है, अब इनके जीवन में कोई नई घटना होने की संभावना ही नहीं बचाई लेकर। अच्छा, दोनों मर गए, अरे सॉरी, बुधिया मर गई, तो माधव और भीसु को सो गए थे, सुबह देखा झोपड़ी में तो मरी हुई पड़ी है, तो दोनों ने जोर जोर से रोना धोना शुरू किया। आसपास के लोग आ गए, अरे वैद्य को बुलाया, क्या किया, लेकिन फिर भी नहीं बच्ची करके दोनों रो रहे हैं। देखो इनका झूठ देखो, हमको तो मालूम है पाठक को कि कहाँ बैठे थे रात भर दोनों। अच्छा, अब इसका क्रियाक्रम भी करना पड़ेगा, तो अब इसको कफन तो चाहिए। माधव और घीसू दोनों कहते अब क्या करेंगे। घीसू कहते चलो हो जाएगा सब। दोनों जाते हैं जमींदार के, फिर रो धो कर कैसे भी कहते हैं कि अब इस औरत को ऐसे तो नहीं ले जा सकते, पैसा बटोर लेते हैं, गांव में भी दूसरे बनिए से भी लेते, इधर से सबसे उधार, यूं उस कफन के नाम पर वो पैसा जुटा ले। फिर दोनों जाते हैं बाजार, बाजार जाते हैं तो वो घीसू कहता है माधो ये कितना अजीब रिवाज है कि जिस औरत को जीते जी पूरा कपड़ा नहीं मिला पहनने को, उसको नया कफन पे उड़ाना पड़ेगा मरने पर। ये रिवाजों का कोई मतलब नहीं। हमको भी लगता है सही बात, लेकिन वो एक तरह से अपने आप को धोखा दे रहा है। कई बार हम लोग हमारे पक्ष में तर्क देकर इस तरह से अपने आप को बचाते हैं। डिफेंसिव मैकेनिज्म इसको कहा जाता है। फिर दोनों दिन भर घूमते हैं बाजार में, फिर तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं सस्ता वाला ले लेते हैं, वैसे भी कौन बाद में पहनने वाला है कोई। यूं करते करते दोनों ने शाम कर दी, और धीरे धीरे वो कहाँ पहुंचे, शराब के अड्डे। दोनों ने बाप बेटा ने एक दूसरे के सामने देखा, खुशबू आ रही थी गरम गरम पूड़ियों की, जलेबियां, और ठर्रा बिक रहा था। दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा, कुछ कहा नहीं, और दोनों अंदर पहुंच गए। जी भर के पिया, जी भर के खाया, बचा तो एक भिखारी को भी दिया और कहा अरे खा ले, तू खा ले, तू भी क्या याद रखेगा, और वो भी ऊपर वाली भी तुमको आशीर्वाद दे। अब पूछता है माधु कि बापू अब क्या करेंगे कफन का। अरे छोड़, कह देंगे
के पैसे जेब से खिसक गए। माधव ने कहा लेकिन अरे वही देंगे, वो भी डरते रहते हैं। अब आप देखिए कि ये जो जमींदार लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो क्यों दे रहे हैं पैसा इसको कफन के नाम पर? नहीं देते, लेकिन वो भी डर रहे हैं। किसके नाम पर? पाप और पुण्य के नाम। वो भी दंभ कर रहे हैं कि हमें अभी इंसानियत बची हुई, इस नाम पर वो पैसे दे रहे हैं। तो वो भी दूध के धुले नहीं और ये भी दूध के धुले नहीं। पहली बार प्रेमचंद ने इस कहानी में एक ऐसे दो दृश्य हमारे सामने रखे हैं, दो वास्तव हमारे सामने रखे हैं। अब एक पाठक के रूप में अब आप, मुझे और आपको तय करना है कि हम किसके पक्ष में रहे। सच्चा साहित्यकार है वो हमारे सामने केवल हकीकत रख देता है, पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करता है कि अब आप तय करो कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। सही गलत की बात मैं नहीं कर रही हूं, मैं सही गलत की बात नहीं कर रही हूँ। साहित्य में कोई सही गलत होता ही नहीं, ना कोई काला होता है ना कोई गोरा होता है। जो भी एरिया है वो ग्रे एरिया है। वी हैव टू एक्सप्लोर दैट ग्रे एरिया, क्योंकि हर मनुष्य में बहुत सारी सीमाएं होती है, बहुत सारी शक्तियां भी होती है, पर आप किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं? एक रचनाकार के रूप में आप किसके पक्ष में? प्रेमचंद ने पहली बार इस कहानी में अपना कोई पक्ष नहीं दिया, क्योंकि वो उन्होंने बहुत करीब से भारत के गांवों को देखा था, भारत के किसान को देखा था, भारत के जमींदारों को देखा था। लोग कहते हैं कि भारत को पहचानना हो तो प्रेमचंद को पढ़ लो, आपको वो सारा मिल जाए किताब में, या सारे हिंदुस्तान को आप देख लो। तो इस कहानी में मैं जब ये कहानी पढ़ती हूँ तब मुझे लगता है कि एक रचनाकार ने कैसे इस कहानी को रचा होगा। आप कहेंगे तो क्या पहले से सब तय होता है? हाँ, बहुत तय नहीं होता, लेकिन इतना तय होता है कि मुझे क्या कहना है अथवा मुझे क्या नहीं कहना। अगर लेखक कोई पार्टी बन जाएगा तो जिसके पक्ष में वो है उसके अलावा दूसरा जो चरित्र है वो खल चरित्र हो जाएगा। एक जमाना था जब हम इस तरह के खल और शीलवान चरित्रों का भेद करते थे, लेकिन फ्रॉइड ने पहले ही बताया, बहुत अरसे पहले बताया कि हर मनुष्य में वो सारी संभावना है कि वो रावण भी बन सकता है और राम भी बन सकता है। तो रचनाकार को एक तरह से कहीं कोई स्टैंड नहीं लेना है, वो जो वास्तव है वो हमारे सामने वो रख रहा है, भीषण वास्तव। और इसमें मरा कौन? एक बच्चा मरा और स्त्री मरी। अगर आज मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ तो मैं कहूंगी कि पितृसत्तात्मक समाज की भी कहानी। पिता और पुत्र पुरुष है, उनको दान देने वाले भी जमींदार लोग हैं। मरता कौन है? उन्होंने खाया पिया, उन्होंने थोड़े से पैसे में पुण्य बटोर लिया और मरी तो बुधिया मरी, और दूसरा उसका बच्चा, अजन्मा बच्चा जो भविष्य है हमारा, वो मरा। तो बुधिया ने जिस घर को सजाया सवारा, उस घर के लोगों ने उसको केवल एक उत्पादन का साधन समझ के ही देखा। इस पूरी कहानी में कहीं भी लेखक ने कोई कमेंट नहीं किया। हाँ, व्यंग जरूर किए। पूछता है माधु कि क्या वो स्वर्ग में जाएगी? अरे किसने देखा है स्वर्ग? कहते हैं तो जाती होगी। तो हमारे धर्म के नाम पर धर्म ने जिस तरह से हमको, माफ कीजिएगा धर्म का अर्थ यहाँ मैं वो नहीं कर रही हूँ जो प्राचीन काल में एक बृहद अर्थ में होता था। सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, और मनुष्य का धर्म क्या है? इस सारी सृष्टि को, उसके सारे पदार्थों को, सारे तत्वों को जीवन देना, बचा के रखना, किसी का शोषण ना करना। लेकिन हमने तो नदियों को भी सोख डाला है, पर्वतों को भी खोद डाला है, हमने तो कहाँ किसको छोड़ा है। वो धर्म नहीं। यहाँ जो धर्म है वो संप्रदाय के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर लोगों को एक तरह का नशा पिलाया जा रहा है कि इतना दान दोगे
तो तुम्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो सारे जो कर्मकांड के नाम पर हो रहा है उसकी बात। ये दोनों मजदूर उसका मजाक उड़ा रहे, मखौल उड़ा रहे, और वो जमींदार भी जान रहे झूठे हैं, कम है, पर दे दो। कई बार ऐसा होता है, हमारा हमारा अनुभव है कि हम कहीं बैठे होते हैं चाय या कॉफी पीने ऐसे खुले में, तो कोई भिखारी आकर बार बार मांगता है, तो हम उससे छुटकारा पाने के लिए उसको देते हैं, उसकी तकलीफ में मदद करने के लिए नहीं। हमें उससे छुटकारा चाहिए कि भाई नजर के सामने से दूर हो जा। हम सब के सब शुतुरमुर्ग हैं, शाहमृग। जमीन में सर गाड़ दो, हकीकत नदारद अदृश्य हो जाएगी। ये मानो हमारा सूचना। तो इस कहानी में, कफन कहानी में, प्रेमचंद ने, मुझे मुझे वो रचनाकार प्रेमचंद बहुत ज्यादा अपील करते हैं कि वो कैसे कैसे जूझे होंगे उन वर्णनों से। रात का समय लिया और कहानी अंत में शाम पर खत्म। अब आगे भी अंधेरी रात है, और आरंभ में भी रात और अंत में भी। देखो समय चुन रहा है आदमी। झोपड़े से आपको बता दिया कि वो कौन सी बस्ती की बात हो रही है, उनके संवादों से हमको पता चल गया। प्रेमचंद ने कहीं नहीं कहा कि वो निकम्मे हैं, वो संवादों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। तो जब लेखक विशेषणों से दूर रहकर पात्रों को खुद अपनी क्रियाओं द्वारा प्रकट करेगा, तब ज्यादा वो प्रभाव। तो यहाँ माधव और भीखू ने जो जो किया है, उससे हमको वो ज्यादा अपीलिंग लग रहे हैं, ज्यादा रियल लग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे हिंदी साहित्य में वो जो प्रगतिशील प्रगतिवादी चेतना के रचनाकार है, तो वो लोग दो ढांचा बना लेते हैं कि एक बहुत गरीब है, दरिद्र है, दलित है, शोषित है, हर तरह से वो बेचारा दुखी, और एक है वो बहुत जालिम है, सबका शोषण कर। तो ये क्या कहें कि इसको सैद्धांतिक सांचे, गुजराती में आपने बीबा बनावी लेवाना बे ना। मनुष्य सांचा नहीं है, वो तो एक जिंदा अस्तित्व है और वो बदल सकता है। उसकी सबसे बड़ी तो गुंजाइश ये है कि उसमें परिवर्तन संभव। तो प्रेमचंद ने वो सांचों का निर्माण नहीं, उन्होंने इस कहानी में हमें खुद को सोचने के लिए प्रेरित किया, बाध्य किया कि आप देखिए। और गीत भी कौन सा गा रहे हैं दोनों अंत में, शराब के नशे में तो ठगनिया। कौन किसको ठग रहा? हम हमें ठग रहे हैं, समाज हमें ठग रहा है, धनिक लोग हमें ठग रहे हैं। कौन ठग रहा है? ईश्वर के नाम पे हमको ठगा जा रहा है, कर्मकांड और उसके नाम पर हमको ठगा जा रहा है। ये हाल इस कहानी में प्रेमचंद ने देखिए। प्रेमचंद न अज्ञेय और निर्मल वर्मा, या जैसे हम गुजराती में कहें मधुरा या सुरेश जोशी, जैसे वो कला स्वरूपवादी लेखक नहीं रहे प्रेमचंद, तो जीवनवादी ही रहे। लेकिन उन्होंने इस कहानी में बिना कोई उपदेशात्मकता के, सिर्फ संकेतों में पूरी वास्तविकता को हमारे सामने उद्घाटित किया। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही उसका ये कथन केंद्र। उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू चुना, वो खुद एक जगह खड़े हैं, तटस्थ है, और हमें केवल दिखा रहे हैं, और देखते देखते हम उसमें अनुभव करने लगते हैं। ये उसकी भाषा की, उसकी प्रतिभा की क्षमता है कि हम भी उस समय इस तरह से देखते हैं, अनुभव कर रहे हैं। हमको लगता है अरे ये कहाँ जा रहे हैं, लेखक केवल उनके आंखों के इशारे से बता रहे हैं कि दोनों कितने शातिर हैं, कितने धूर्त हैं। केवल स्वार्थ, उनको और कुछ नजर में नहीं आ रहा। अब कफन की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब मैं एक और कहानी का जिक्र भी करूं, और वो कहानी है, किसकी चुनेंगे? किसी, मुझे लगता है हाँ, मन्नू भंडारी को चुनते हैं। अब उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू तो एक तो होता है जो जिसको हम कहते हैं तृतीय पुरुष दृष्टिकोण, सर्वज्ञ, वो हर कहीं जा सकता है।
हर चरित्र के मन में जाएगा, हर जगह जाएगा, हर समय में होगा। लेकिन एक दृष्टिकोण होता है, वो प्रथम पुरुष दृष्टिकोण। वो कथन केंद्र कौन सा है? प्रथम पुरुष का। अगर मैं आई कह के कहानी लिख रही हूँ तो मैं वही बातें करूंगी जो मेरे अनुभव की है, अथवा कम से कम किसी ने मुझे बताई। आपको याद है वो किस्सा तोता मैना वाला? हमारे यहाँ बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, सूड़ा बोतेरी श्यामवर्णी, तुमने ख्याल है जैसे। तो उसमें आप जानते हैं कि एक श्रेष्ठी था, उसके घर में एक तोता और एक मैना थे। अब श्रेष्ठी ने गया व्यापार के लिए, तो श्रेष्ठी ने वो तोते को, मैना को कहा कि भाई ध्यान रखना, घर में सेठानी अकेली है, और चला गया। और इधर ये दोनों बातें कर रहे हैं। तोता कहता है स्त्रियां बहुत धूर्त होती, बेवफा होती। मैना कहती ऐसे कैसे हो सकता है? तोता कहता है सुनो, अब देखो, वो एक कहानी बता रहा है। वो कहानी कौन बता रहा है? तोता बता रहा है। तोता मतलब पुरुष के दृष्टिकोण से स्त्री की बेवफाई की कहानी। अब मैना बताती है तो स्त्री के दृष्टिकोण से पुरुष की बेवफाई की कहानी। तो वो लिमिटेड हो गया, सीमित दृष्टिकोण हो गया। हमको केवल तोते की दृष्टि दिखेगी, हमको केवल मैना की दृष्टि दिखेगी। लेकिन तोता और मैना के सिवा भी एक तीसरी दृष्टि भी हो सकती है, वो है सर्वज्ञ की, जिसमें आपके पास बहुत स्पेस रहता है, एक लेखक के रूप में भी। पर अगर मैं फर्स्ट पर्सन में लिख रही हूँ कहानी अपने दृष्टिकोण से, तो मैं अपने अनुभव के बाहर नहीं जा सकती। जैसे आप मीरा याज्ञनिक की डायरी को देख लीजिए, या आप इसमें देख लीजिए, मेरी बांधनी कहानी में, बांधनी संग्रह की कहानियों में भी देखिए कि फर्स्ट पर्सन जहां आया वहां सीमा बन जाती है, कि मैं जहां हूं उसकी बात मैं कर सकती हूँ। बाहर, मेरे बाहर क्या हो रहा है मैं नहीं कह सकती। पर एक है कि जो मैं कहूंगी उसमें ऑथेंटिसिटी होगी, प्रामाणिकता होगी। मुझे जो हुआ है मैं आपको बता रही। मैंने अपने लघु उपन्यास में डायरी का फॉर्म चुना, क्यों? क्योंकि वो नायिका जो अनुभव कर रही है, जैसा अनुभव कर रही है, वो डायरी में कह रही है, और अपनी डायरी में कह रही है। लेकिन अगर वो डायरी किसी और के हाथ में आती और वो बताता मुझे, तो ऐसा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है अनाम दास का पुत्र। उसमें ऐसा है कि एक लेखक के पास अनाम दास आए और कहा ये पोथा है, देखो जरा। फिर लेखक ने वो पोथा पढ़ना शुरू। तो पोथे का लेखक और जो पोथा हमें सुना रहा है, वो सुनाने वाला, दोनों का दृष्टिकोण हमको मिला। दो दृष्टिकोण से कहानी हमको देखने को मिलती। मुझे एक बहुत अद्भुत किस्सा याद आ रहा है, प्रसंग कहानी उपन्यास का ही है, राग दरबारी उपन्यास। उसमें एक लेखक लिखता है कि एक ट्रक सड़क के किनारे खड़ा है, उसके दोनों दरवाजे खुले। अगर आप ड्राइवर की दृष्टि से देखिए तो ऐसा लगेगा कि ट्रक एक बहुत महाकाय पंछी है और उसने दोनों पंख खोल दिए। और अगर आप ट्रैफिक की दृष्टि से देखेंगे तो ये ट्रक बहुत बेहुदा ढंग से खड़ा है। अब देखिए, दो दृष्टि वहां उन्होंने, लेखक ने मजाक में ही बता दी। तो जब भी आप दृष्टिकोण तय करते हैं तो आपका जो कथयितव्य है, जो आपको कहना है, वो तय हो जाता है। तो लेकिन एक सेकंड पर्सन दृष्टिकोण, कि मुझे किसी ने बताया किस्सा, वो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें मैं भी अपनी ओर से कुछ बातें जोड़ूंगी ना। और आप जानते हैं कि जब मैं अपनी बातें जोड़ूंगी तो उसमें मेरा भी दृष्टिकोण शामिल होगा। तो वो है मल्टीपल, उसको मैं तक कहती हूँ, दूसरा दृष्टिकोण नहीं कहती, मल्टीपल, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा दृष्टिकोण जब आते हैं तो एक ही घटना को अलग अलग लोग कह रहे हैं। मुझे बहुत याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जापानी बहुत बड़े निर्देशक है, फिल्म निर्देशक, सेवन समुराई उनकी एक फिल्म है। उसमें अलग अलग लोग एक ही प्रसंग को कह रहे हैं, और हर एक का अपना अलग इंटरप्रिटेशन है, अपनी दृष्टि है। तो हमारी दृष्टि कैसे बनेगी? तो हमारी सज्जता से बनेगी, हमारे अनुभव से बनेगी, और हमारी जागृति से। हाँ, कुरोसावा की फिल्म, बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि हम कौन है, जो देखने वाला है वो चीज को प्रभावित करेगा, उसके अनुसार वो बात अपना रूप लेगी। जैसे मैंने कहा कि तोता जब कहानी कहेगा तो वो स्त्री के पक्ष में नहीं सोचेगा, वो पुरुष के पक्ष में ही सोचेगा।
और स्त्री जब कहेगी तो पुरुष के पक्ष में नहीं सोचेगी, केवल स्त्री के पक्ष में सोचेगी। तो ये तो खंड दर्शन हुआ। ऐसा दर्शन तो एकदम हमारे लिए स्वीकार्य ही नहीं है। तो ऐसे में सबसे बेहतर जो रहता है और सुविधाजनक भी, वो रहता है सर्वज्ञ का तृतीय पुरुष दृष्टिकोण का, जिसमें आप पाठक को प्रेरित कर सकते हैं कि आप तय करिए कि आप किसकी साइड में जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। और पाठक के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि लेखक जो है वो आपको केवल काला दिखाएगा या केवल सफेद दिखाएगा, तो वो लेखक भी पूर्वग्रह से ग्रसित है। और लेखक की सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि वो इस संसार के किसी भी तत्व का अस्वीकार नहीं कर सकता। उसे जितना राम का निरूपण करना है उतना ही रावण का भी करना होगा। रावण भी उसकी सहानुभूति से वंचित नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रचनाकार, और रचनाकार को किसी एक के पक्ष में जाकर बैठने की इजाजत नहीं, क्योंकि जीवन लगातार गतिशील है। आज आप जिसके पक्ष में बैठे हैं, संभव है कल आप उससे कुछ दूसरा भी सोचते हैं। तो कफन कहानी में प्रेमचंद ने ये एक अद्भुत बात करी, और यही बात उनके गोदान उपन्यास में भी है कि वहां भी किसान है, जमींदार है, मजदूर है, लेकिन वहां भी लेखक इन इन वर्गों में, हमारे समाज के अलग अलग वर्ग है, उसमें जो अंतर विरोध है उसकी बात वो करते हैं। और हमारा समाज कितने अंतर विरोधों से भरा हुआ है हम लोग जानते हैं। अगर मुझे कोई पूछता है कि आप किस जाति के हैं, गुजराती में तो बहुत सरस बात, તમે કેવા, એટલે આપણે તમે જો કેવા પણ એટલે તરત જ ब्राह्मण नहीं कहिए तो कहीશું औदिच्य सहस्त्र ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों में भी सरयू पारायण ब्राह्मण है वो सबसे ऊंचे, फला है वो, ये सारस्वत ब्राह्मण, ये वो, आप जानते हैं हमारी हर जातियों में, हर उसमें इतनी हायरार्की है, इतना भेद है। तो इस स्थिति में आप किसी केवल एक का पक्ष लेकर चलेंगे तो आप एक रचनाकार के रूप में अधूरे साबित। आपको अब मैं ये बात यहाँ स्त्रीवादी विमर्श के साथ भी जोड़ना चाहूँ कि केवल स्त्रियों की बात करना वो तो अधूरा कहना, केवल पुरुषों की बात करना वो भी अधूरा कहना। अगर आपको याद हो तो मेरी एक कहानी है, तावणी गुजराती में। अब उस कहानी में प्रक्रिया वही है कि जैसे मक्खन, दही में से हम मक्खन निकालते हैं बिलो के, बहुत मंथन के बाद मक्खन निकलेगा और फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, बड़ी आंच पर तपेगा, तब जाकर उसमें से घी बनेगा। उसको हम कहते हैं तावणी, कसौटी एक तरह से। तो उस कहानी में भी मैंने पहली बार एक पुरुष चरित्र को केंद्र में रखकर लिखा, और मैंने देखा कि एक सीधा मूल्यों के लिए जीने वाला सरल ठाकुर है। हमने तो ठाकुरों को जिस तरह से हिंदी फिल्मों में देखा है और सौराष्ट्र में देखा है, तो वो एक अलग है। हमारे मन में जो छाप है कि ये सब जमींदार हैं, इनका काम है शोषण करना। लेकिन वो तावणी कहानी का जो नायक है वजूभा, आप देखिए नक्शिक सज्जन, और उसका जो अभिजात्य है वो किस तरह से बार बार सान पर चढ़ता है, बार बार कसौटी पर चढ़ता है, और उसके जीवन में एक के बाद जो ट्रेजेडी आती है। और वो ट्रेजेडी हमको कौन बता रहा है? हमको उस गांव का एक ब्राह्मण बता रहा है। अब देखो कास्ट भी, जाति, हालांकि अब तो जाति की बात करना बहुत गड़बड़ हो गया है, डर लगता है जाति की बात करने में। तो वो ब्राह्मण बता रहा है। अच्छा, ब्राह्मण के साथ कौन है? एक कुनबी की लड़की है। देखो 3 वर्ग आ गए हैं। वो एक है वो किसान जो हमेशा श्रमजीवी वर्ग है, एक ब्राह्मण है वो कर्मकांड से जुड़ा है, और एक है गांव का जमींदार। तो वो
ब्राह्मण बता रहा है, उस लड़की को कहानी बता रहा है, घटनाएं बता रहा है। अच्छा, कुछ घटनाएं लड़की बता रही है, उसने जो सुना है, जो देखा है। तो आप देखिए कि उस लड़की की दृष्टिकोण से भी आ रहा है, ब्राह्मण के दृष्टिकोण से भी आ रहा है, और अंत में जो है लेखिका ने एक थोड़ा सा पक्ष ले लिया है। नहीं लेना चाहिए था उसे, लेकिन उसमें एक पेड़ है, वो ठाकुर के आंगन में बहुत पुराना नीम का पेड़, पूरा बिल्कुल अस्थि पंजर जैसा है, एक भी पत्ता नहीं। और आप लोग तो जानते हैं, हम तो हरे भरे पेड़ काटने में भी नहीं हिचकते, तो ये सूखे पेड़ के तो तो उस समय वो कहती है लड़की छोटी सी कि ये पेड़ तो कितना बड़ा है, लेकिन इसकी जड़ें एकदम मुलायम, कोपले, अखुआई हुई है, दीवार से बाहर निकली हुई है, लेकिन पेड़ तो बिल्कुल किसी राक्षस जैसा लग रहा है। और उस समय अचानक वो लड़की कहती है, देखिए उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला है, और वो घोंसला है, और इधर एक दृश्य है कि वो नायक है वजूभाई, वो पोते के बेटे को, बेटा, उसका बेटा और उसका बेटा, उसको लेकर सीढ़ी उतर रहा है। वो लगभग 90 साल के आसपास का बूढ़ा, और उसकी उंगली पकड़े हुए 5 साल का बच्चा। तो ये है, वो लड़की कहती है कि ऐसे पेड़ को तो कटवा देना चाहिए। तो ब्राह्मण कहता, ना ना ना, मारो, ऊपर घोंसला है, वहां अभी जीवन है, भले उस पेड़ का नहीं, लेकिन पेड़ ने किसी और को जीवन आसरा दिया होगा, उसको भी काटना सही। तो एक से ज्यादा दृष्टिकोण कहानियों में आपको, एक लेखक के लिए भी चैलेंज, चुनौती होती है, क्योंकि अभिगम से उस बात को देख रहा। और दूसरी बात ये कि मुझे वो ज्यादा बेहतर इसलिए लगता है एक लेखक के रूप में, कि मैं अपने पाठक के सामने बात रख दूं, और उसका फ्रीडम, मुझे उस पर भरोसा है। कुछ लेखकों को भरोसा नहीं होता, वो इतना समझाते रहते हैं अपने पाठकों को कहानियों में, तो वो नहीं, आप खुद खोजो, अर्थ ढूंढो, और आपका स्वातंत्र मेरे सरा। मुझे लगता है महेंद्र भाई, मैं अपनी बात यहाँ अगर समाप्त करूं तो ठीक होगा। જી બિંદુબેન થેન્ક યુ. हम्म થોડા પ્રશ્નો થઈ શકે. દાખલા તરીકે એક પ્રશ્ન કથા કળાના સંદર્ભમાં જ બધી વાતો આજે થઈ મુખ્યત્વે, અને પ્રેમચંદજીની એક વાર્તાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ચર્ચા કરી. તમારા કથા લેખનના સંદર્ભમાં એક પ્રશ્ન હું એવો પૂછીશ કે તમે કેવી રીતે નક્કી કરો છો કે કોઈ એક અનુભવ છે એને કયા ફોર્મમાં તમે કહેશો? એટલે આ એક અનુભવ કે આ એક વિચાર કે આ એક વાત નવલકથામાં થશે અને આ એક વાત ટૂંકી વાર્તામાં થશે, એવું કેવી રીતે નક્કી થાય છે? અને બીજું, તમે કથન કેન્દ્રની પસંદગી કરતી વખતે શું ધ્યાન રાખો છો? દાખલા તરીકે આ વાત આજે સાથે સાથે થઈ જાય એવી છે કે બાંધણીની વાર્તાઓમાંથી મારે કોઈ એક વાર્તા જો વાંચવાની હોય તો મને ઘણી વાર્તાઓ વાંચવાનું મન થાય, પણ મેં પસંદ કરી પોયણા નામની એક વાર્તા. અને એમાં જે જેન્ડર છે એની પ્રતીતિ છે એ ફર્સ્ટ પર્સનમાં હું કોઈ તમારી વાર્તા વાંચતો હોઉં ને એ વાર્તા કોઈ બેન કરતી હોય તો જે શિફ્ટિંગ ઓફ વોઇસ છે જેન્ડરનો, એ પ્રતીતિમાં વિઘ્ન ઉભું કરે. તો એ આખી વાત છે એ મને બહુ રસપ્રદ લાગી કે ક્યારે નક્કી થાય કે કોઈ એક બેન વાત કરશે એક વાર્તામાં, કે તમે ત્રીજા વ્યક્તિ તરીકે બહારથી એની વાત કરશો, કે કોઈ બીજું છે એ કોઈ પહેલાની સાથે વાત કરશે. આ જે શિફ્ટિંગ ઓફ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એના સંદર્ભમાં તમે થોડીક વાત કરો તો એ બહુ ઓથેન્ટિક હશે. હવે એક તો એ કે આમાં એમ કે આમાં નવલકથા આ થઈ શકે કે આ વાર્તા થઈ શકે, બરાબર? તો હું મારા અંગત અનુભવની વાત કરું તો બંને મારી નવલકથાઓ છે એ ચરિત્ર પ્રધાન છે.
બરાબર. અને એમાં જે મીરા છે એની પાસે પણ એટલી સ્પેસ છે, એક આખા વર્ષનો સમય એને આપ્યો મેં, અને એના જીવનના એવા પ્રસંગો પણ છે જે આપણે એના માટે મારે તો તમે જુઓ કે મેં એમાં લઘુ નવલનું રૂપ લીધું છે, કારણ કે ડાયરીમાં છે ને આપણે લાંબી લેખણે લખતા નથી, કારણ કે આપણા બધાનો અનુભવ છે કે કોઈ પણ અનુભવ છે ને જેવો તમે લખવા જાઓ ને એક ક્ષણે તમે એમાંથી બહાર નીકળી જાઓ. સાર્ત્ર એવું કહેતા કે કોઈ માણસ એમ કે હું પાણીમાં ડૂબું છું, તો એ ડૂબી નથી રહ્યો એ સમય, કારણ કે બોલવા માટે આટલો બાર હતો. બરાબર, એનું માથું બાર હતું, એ બોલી શક્યો એટલે એના હોઠ બાર હતા, એનો શ્વાસ લઈ શક્યો, એટલે એ અભિવ્યક્તિ અધૂરી છે. ડૂબતો હોય માણસ બોલી જ ના શકે, એનું એવું કહેવાનું હતું. ખેર, પણ આપણે રચનાકાર તરીકે તો એની વાત અત્યારે ન લઈએ, પણ ડાયરીમાં શું છે કે મેં એ જોયું કે મારે જે વાત કરવાની છે એ બંને ઘટનાઓ એટલી બધી અંગત છે જે તે ચરિત્રની, બરાબર. એટલે એક તો એ અંગત વાત જયારે કરે છે ત્યારે માણસ જાત સાથે પહેલા વાત કરે છે, જે કઈ બને છે. એટલે એટલા માટે મેં ડાયરીનું સ્વરૂપ એમાં પસંદ કર્યું. બીજું એ કે એમાં એક ઓથેન્ટિસિટી આવે કે હા, આ કેરેક્ટર આવું આવું અનુભવી શકે છે, આ ચરિત્રનું પોત આવું છે, એનું આજુબાજુનું વાતાવરણ આવું છે, એ બધું એમાં નોંધાતું ગયું છે. તમે વિગતે ક્યારેક એની વાત કરશું, પણ એક કેરેક્ટર આવું છે ને આ અનુભવમાંથી આટલી હદે પસાર થઈ શકે. એક કલ્પનાશીલ જગતમાં સતત જીવતું, સાહિત્ય અને કળાને જાણે જીવન માનીને જીવતું ચરિત્ર, એના જીવનમાં આવી આવી એટલે એવી નક્કર ઘટનાઓ બને છે. હું સ્થૂળ નહીં કહું, નક્કર કહીશ, કારણ કે એ છે, એ આપણા જીવનની મહત્વપૂર્ણ બાજુ પણ છે. તો એ નક્કર ઘટનાઓની વાત જયારે આ સૂક્ષ્મ ચેતનામાંથી સતત જીવતી પસાર થતી યુવતી લખે, તો એનું ગદ્ય કેવું હોય, એનું આજુબાજુનું નિરીક્ષણ કેવું હોય, એ બધા દ્વારા મેં એ ચરિત્રની સંવેદના વાચક સામે મૂકી. અને મારે તો એ જ કેવું હતું કે આટલું બધું કલ્પનામાં ઉડે માણસ તો પછી છેવટે પછડાય. આપણે ત્યાં એવું થયું છે કે આપણે ઘણીવાર સ્વપ્ન દ્રષ્ટા કરતા આપણે છે ને ખયાલી પુલાવ વધારે પકાવતા રહ્યા છીએ લિટરેચરમાં. આમ ઘણી વખત તો સાહિત્ય ભણતા ભણતા જાણે આપણે સાહિત્યમાં જીવતા થઈ જઈએ છીએ, પણ સાહિત્ય એ જીવનનો એક ભાગ છે, માત્ર જીવન નથી. એટલે છેલ્લે જે એને એના યાજ્ઞિક શબ્દ વાપર્યો છે મેં, તમને ખ્યાલ હોય તો એને પોતાની જે આ સ્વપ્નશીલતા છે, અવાસ્તવિકતાઓ છે, એનું એને યજ્ઞ કર્યું, બધું હવન કર્યું છે એને, અને છેલ્લે જે પછડાટ છે એને ત્યાં જ એને મેં મૂકી દીધી. એટલે ત્યાં મેં એટલા માટે ફર્સ્ટ પર્સન લીધું કે એમાં ઓથેન્ટિસિટી, અને બીજું કે ડાયરી લીધી એટલે હું લિમિટેડ માત્ર અમુક જ ઘટનાઓની વાત કરું જેને સૌથી વધુ સ્પર્શી. અચ્છા, અખે પાતરમાં મેં શું કર્યું, અખે પાતરમાં મેં શિફ્ટિંગ લીધું, કારણ કે મારે કંચનબા જોડે એક ડિસ્ટન્સ ક્રિએટ કરવાનું. જો મીરા જોડે મારે ડિસ્ટન્સ જુદી રીતે ક્રિએટ કરવાનું હતું એઝ અ રાઇટર અને કેરેક્ટર, પણ મીરા જે અનુભવો જોતી હતી, જે વાતાવરણમાં જીવતી હતી, એ વાતાવરણ મારે બહુ નજીકનું હતું. એટલે મારે ત્યાં ડિસ્ટન્સ એ ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સની વાત નહોતી જયારે અહીંયા હતી, એટલે 78 વર્ષના માજી અને હું અહીંયા 40 વાળી. તો અને બીજું કે એમનો સમય પણ બહુ જુદો હતો. એટલે મેં ત્યાં શું કર્યું કે જ્યાં એ કંચનબાના જીવનના અત્યંત મર્મસ્પર્શી એવા પ્રસંગો જ્યાં આવે છે ત્યાં મેં ફર્સ્ટ પર્સન લઈ લીધું, જો શિફ્ટિંગ કર્યું, અને પછી પાછું થર્ડ પર્સનમાં ગઈ છું. એટલે એ વસ્તુનો મેં લાભ લીધો, કારણ કે મેં લાભ એમ લીધો કે બરાબર છે કે હું જો આને ફર્સ્ટ પર્સનમાં લખું તો હું કંચનબાના 78 વર્ષનું ખોળ્યું આખું પહેરી શકું એમ નથી એઝ અ રાઇટર. કેટલાક અનુભવો મારા અનુભવની બહાર જ રહેવાના. મને ચૂલો સળગાવતા ના જ આવડે, જોઈને કેમ કે આમ કરે એ વાત જુદી, પણ એ કઈ પેલી રેસીપી નથી, એ અનુભવ છે આખો, કે તમે જયારે ધૂંધવાય ચૂલો જયારે ફૂંકો ત્યારે શું થાય. એટલે મેં એ ડિસ્ટન્સ બનાવી રાખવા માટે, જાળવવા માટે મેં આવા પોઈન્ટ પસંદ કર્યા. અને બીજું એક થોડુંક એ પણ મને લાભ મળ્યો મહેન્દ્રભાઈ, કે મેં છે ને નવલકથા
એ ગુજરાતીમાં વિભાજન વિશે આપણે ત્યાં લખાયું. પછી મને લાગ્યું કે આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં આ કોઈ યુવતીની સંવેદનામાં આવા બે પ્રસંગો આવે, એક હોમો અને એક હેટ્રો રિલેશનશિપના, એવી વાત નથી લખાઈ. તો એમ મને સિલેક્શનમાં મને એક મારા અભ્યાસે મદદ કરી. બીજું આ કથન શિલ્પના કારણે પણ મને ખ્યાલ આવ્યો કે હું જેમ બીજી રચનાઓના નું વિવેચન કરતી હતી, તો મને પણ ખબર પડે કે મારું ફોકસ શું છે. હવે તમને એક વાત કરું, અંધેરે બંધ કમરે, મોહન રાકેશની નવલકથા. હવે એમાં એટલા બધા ફોકસ છે કે આપણને ખબર ન પડે કે લેખક ખરેખર કોની વાત કરવા માંગે છે. પત્રકારની વાત કરવા માંગે છે, હરબંશ નામના નાયકની વાત કરવા માંગે છે, એની પત્નીની વાત કરવા માંગે છે, કે દિલ્હીની ઝોપડપટ્ટીની વાત કરવા માંગે છે, કે દિલ્હીના સાહિત્યિક વાતાવરણની વાત કરવા માંગે. એટલું બધું ફેલાઈ જાય તો એ મોટો રચનાકાર બાથ ભીડી શકે. પણ આપણને ખબર છે કે ગોવર્ધન રામે કેટલી મોટી બાથ ભીડી, અને એના કારણે સરસ્વતી ચંદ્રને થોડું ખમવાનું આવ્યું. બરાબર, મૂળ વાર્તા તો આપણે બરાબર, પણ આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ કે જે અમુક ભાગો છે એમાં બહુ બધો વિસ્તાર છે, એટલે ત્યાં છે ને ફોકસ વિખરાઈ જાય છે. એટલે એમ મને અખીપાત્ર અને મીરા યાજ્ઞિકની ડાયરીમાં મેં એ રીતે સિલેક્શન કર્યું. હવે અહીંયા વાત આવે છે, આપણે મારી બે વાર્તાઓનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ. એક છે જાગતું પડ અને બીજી છે મંગલસૂત્ર. હવે જાગતું પડમાં મને કેરેક્ટર જ મળેલું, બાપભાઈ મળેલા મને. હું હર્ષદ ગોપનાથ રહ્યા હતા થોડા સમય, ત્યારે એ બાપભાઈ આમ જ અમને મળી ગયેલા, સત્યનારાયણની કથા કરીને આવતા. અને જયારે મેં આવીને પછી મને સહેજ મન થયું એટલે મેં થોડું નોંધ્યું. એમાંથી મને વિચાર આવ્યો કે આજે તમે બંને પતિ પત્ની જોડે છીએ, પણ ધારો કે હું એકલી હોઉં તો. અને પછી મેં એક મારા મનમાં એ વાત આવી કે રસ્તો ભૂલે અને જે એકલી રહેતી સ્ત્રીઓને, અમુક ઉંમરવાળી સ્ત્રીઓ, તમને કહું કે જે 30-35 સુધી ન પરણે ને એ સ્ત્રીઓથી પત્નીઓ બહુ ડરે, અને એ પોતે પણ બહુ ડરે, કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ છે કેવા કેવા ભય છે. હવે આ સમયમાં જે એ પ્રશ્ન નથી, એ વાત જુદી છે. એટલે એમાં છે ને સતત એને આશંકા છે, એ સતત શંકાથી જ જોવે છે પેલા. હવે આપણે ત્યાં આ થયું, અને હવે તો વધારે શંકાથી જોવાના પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. દિવસે દિવસે જે બાળકીઓ સાથે થઈ રહ્યું છે, તો આમ આપણને કોઈ પ્રેમથી બાળકી રમાડે તો બીક લાગે એવું છે. આ પરિસ્થિતિમાં આપણે આવી. તમે વિચારો કે આપણે ખરેખર કઈ દુનિયામાં જીવી રહ્યા છે, જ્યાં આપણે માત્ર એક સમયે સ્ત્રી વિમર્શમાં કહેવાયું હતું સમાનતા, બંધુતા અને સ્વતંત્રતા. તો બંધુતા ક્યાં રહી? તો મેં એમાં ફર્સ્ટ પર્સન લીધું દ્રષ્ટિ, કે પેલીને જે ભય લાગે છે, અને હું વર્ષો સુધી એકલા પ્રવાસો બહુ કરતી રહી, એકલી સ્થળોમાં હું રહેતી, અઠવાડિયું રહું, પણ મને બહુ અદભુત અનુભવ થતા. ગુજરાત બહાર પણ ગઈ, પણ આવું થઈ શકે એ મને ખબર પડી. એટલે મેં એમાં ફર્સ્ટ પર્સન નરેશન લીધું. અને એમાં જે છેલ્લે પેલા માણસનું જે એનો જે એકલવાળો છે, એટલે મને એમ થયું કે આમ બધું જોઈને છતાં સાવ મળશે. અને પેલી બેનમાં, આ પ્રૌઢામાં એને પેલી બાળકી દેખાય, તો એ પુરુષની ચેતના સુધી મારે પહોંચ્યું, પણ કઈ રીતે? વાયા સ્ત્રી. બરાબર, જયારે પોયણામાં તમે જુઓ કે પેલો પુરુષ છે, એ પેલા મુગ્ધાવસ્થાની એ ઘટના ભૂલી જ શક્યો નથી. અને બને પછી મોટી ઉંમરે જયારે એ અનુભવમાં મુકાય, ત્યારે એને ખ્યાલ આવે કે હા, પેલી છોકરી મને આટલી હદે મારી સાથે હતી. એટલે એક બાજુ એને એમ ભય પણ હતો અને પોયણા ગમતા પણ હતા. એટલે ત્યાં પેલું તમે કહો છો કે મેલ, આખો પુરુષના દ્રષ્ટિકોણથી વાર્તા લખાય, એનું કારણ એ પેલા પુરુષના મનમાં અધૂરી રહી ગયેલી એક. અને આમાં મંગલસૂત્રમાં મારે એ વાર્તા વિશે પણ મેં વાત કરી હતી કે અમે લોકો મધ્યપ્રદેશ ગયા, મહેશ્વરમાં. ત્યાં પેલી હાથશાળની સોસાયટીઓ છે, મહેશ્વરી સાડીઓ અને ચંદેરી સાડીઓ બહુ અદભુત ગોથાય. હવે અમે ગયા ને ત્યારે એક ચરખા ઉપર એક બહુ જ સરસ સાડી, એકદમ ગુલાબી, મને રંગ ગુલાબી ગમે, હું થોડી રોમેન્ટિક છું આજે પણ. તો એક સોનેરી તાર અને ગુલાબી તાર, એની ગૂંથણી એટલી સરસ કે આમ એને જોઈને ઘરેણા પહેરવાની મન ન થાય. ને અમે મને કપડા ગમે, એમાં કઈ ખોટું જ નથી.
તો એમાં એના પર કૌશલ્યા બેઠી હતી, તો આના આંગળીમાં પાટો બાંધી, क्या हुआ, मैंने बात करी, मैंने क्या कर रही है आप, कितना पैसा मिल जाता है, कितना कर लेती हो आपसे, अब दीदी देखो ना, तो अभी देखो ये नाखून में चूना घुस गया है, पक गया अंगूठा. એટલે આપણે ત્યાં બહુ ગુજરાતીમાં સરસ પ્રયોગ છે, નૈયું પાક. અને નૈયું પાકે ને એ તો વેદના ભયંકર, ગુમડા બધા એ બધી વાત જુદી, એના કરતા નૈયું તો, એટલે એને જેવું કીધું ને એટલે મારા મનમાં શીર્ષક આવ્યું નૈયું, અને મને પેલી કૌશલ્યા દેખા, એને ઘરે ચૂનો લગાડ્યો હશે, દિવાળીના દિવસો હતા, એમાં એને ચૂનો આંગળામાં ઘૂસી ગયો. હવે એ તો વાત ત્યાં પતી ગઈ, પણ હું જયારે ઘરે આવી પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ નૈયું વાત બરાબર, કૌશલ્યા એની કરી હતી, તહેવાર બધું જોડી શકે, વાર્તાકાર કરી શકે આવું, પણ મને પેરેલલ વિચાર આવ્યો કે આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં કેટલા બધા હિન્દી ભાષી પરિવારો છે, અને એ લોકો, મારા મિત્રો પણ છે હિન્દી ભાષી પરિવારના, એટલે મને ખબર છે કે એ લોકો ઘણી વાર એવું થાય કે હમારે યહાં આયા, હમારે યહાં એ, આવું બધું થતું હોય. એટલે અમારા એક મિત્ર છે, એમના પત્ની તો ઘણી વાર એવું કે मैंने आपके भाई साहब के साथ कभी दिन में बात ही नहीं की थी जब मैं गांव में थी. હવે એમના દ્વારા મને ખબર છે કે કયા સમાજમાંથી આવે, અને એ કૌશલ્યા ધીરે ધીરે પુષ્પા બની ગઈ, અને એમાં આપણે ફરી એકવાર પેલો દરબાર મિજાજ આવી ગયો આપણા હરપાલનો, લડકા દે. અને એ અરસામાં જ થોડીક આ બધી વાતો મારા મનમાં ચાલતી હતી, એટલે એમાં મેં મલ્ટીપલ, એટલે કે સર્વજ્ઞ દ્રષ્ટિકોણનો લાભ લીધો, કે હું રઝિયા પાસે પણ જઈ શકું, પુષ્પાના મનમાં જવું, દીકરીઓના મનમાં જઈ શકું, પેલો દયાળજી છે એના મનમાં પણ, એટલે બધું, એટલે એનું સોશિયલ આખું બેકગ્રાઉન્ડ જયારે મારે લેવું છે, મારે ત્યાં માત્ર પુષ્પા નથી લેવી, પુષ્પાનો કલ્ચરલ કોન્ફ્લિક્ટ, કે યુપી માંથી ગુજરાતમાં આવી, તેને આખી સાંસ્કૃતિક ઘટના જે બની છે આખી જુદી બની છે, રીત રિવાજો, ખાણી પીણી બધામાં, પછી સોશિયલ સંઘર્ષ, જાતિગત પડોશમાં કોના રહેવાનું એ, અને આર્થિક સંઘર્ષ, આ બધું, અને એમાં પાછો પેલો દીકરા વાળા પ્રશ્ન, એટલે મારે આટલું બધું લેવું હતું બાથમાં, એટલે મેં પેલું સર્વજ્ઞનો દ્રષ્ટિકોણ લીધો. પણ હા, અને એ પણ ખરું કે છેલ્લે મારે એ પણ કરવું હતું કે આ ગુજરાતમાં રહી છે તો હવે આટલી સ્વતંત્ર થવી જ જોઈએ આ યુપીની સ્ત્રી, કે મંગળસૂત્ર કાઢી નાખે, કારણ કે ગાંધીનું ગુજરાત છે, એમાં સૌથી વધારે સ્ત્રીઓ મુક્ત છે. મેં તો બીજા બધા પ્રદેશની સ્ત્રીઓને જોઉં છું ત્યારે એમ લાગે કે ના, આપણા ગુજરાતમાં સ્ત્રીઓને જેટલી મોકળાશ છે એટલી ક્યાંય નથી. એટલે આમ મેં નક્કી કર્યા એના વિશેના દ્રષ્ટિકોણને, એટલે એમાં પછી કેરેક્ટર પણ એવા આવે કે વસ્તીમાં જાત જાતના ભાતીકળ લોકો રહેતા હોય, અને એમાં પેલી રજ્જો હોય, તો એક મનમાં એ પણ ખરું કે એક સમય એવો હતો કે મારા એક બેન જમાલપુર પગથિયામાં રહેતા, એમનું ઘર અને એમની નીચેનું ઘર, ઉપર હિન્દુ રહે, નીચે મુસલમાન, એમને કોઈ પ્રશ્ન નહોતા. આજે આપણે એવી સોસાયટીઓ બનાવીએ છીએ કે માત્ર જૈનો માટે, માત્ર બ્રાહ્મણો માટે આખું નગર, પરશુરામ નગર બનાવીએ છીએ, આપણે બધા વિસ્તારો વહેંચવા માંડ્યા છે. એટલે આ બધું મનમાં ચાલતું, એમ આ વાર્તાઓ પછી ક્યારેક તો મને ખબર ન હોય એવું આવી જાય, હો મહેન્દ્રભાઈ, મને ન ખબર કે આ ક્યાંથી આવી ગયું, થાય પણ થાય. કથન કળાના સંદર્ભે જો કોઈ વાર્તાને કે કથાને જોઈએ તો કથાની માંડણી છે તેનું મહત્વ કેટલું, એવો એક પ્રશ્ન આરતીએ કર્યો છે, પણ આજે બેને કફનની આરંભની કેટલીક ક્ષણો છે એ સંકેતની રીતે કીધી કે કેવી રીતે કથા માંડીએ ત્યારે એક સંકેતથી કથા શરૂ થાય, તો એ પ્રશ્નનો જવાબ લગભગ આજે એમની વાતમાંથી મળી ગયો છે. તમારામાંથી કોઈ એક છાત્ર જો આજના કાર્યક્રમના સંદર્ભમાં એક પ્રતિભાવ આપે અને બેનનો આભાર માને તો એ વધારે ઉચિત થશે, એટલે તમને હું નિમંત્રણ આપું છું.